अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खुशबख्त है। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम माहीन है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है तलाक। आप लोगों ने देखा होगा कि एपिसोड 6 में भी हम लोगों ने फैमिली लॉज के ऊपर बात की थी, जहाँ पे हमने खुला डिस्कस किया था, चाइल्ड कस्टडी डिस्कस की थी, आर्बिट्रेशन काउंसिल का रोल, यूनियन काउंसिल का रोल। आज हम लोग एक स्टेप फॉरवर्ड लेके जा रहे हैं कि जब औरत अपने निकाहनामा में एक तलाक का हक मांगती है और उसको रिटेन रखती है, तो उसके बाद उसको किस किस्म के स्टेप्स लेने हैं अपनी तलाक को कानून के मुताबिक फुलफिल करने के लिए। चूंकि ये पिछला एपिसोड खुशबक का मैंने रिकॉर्ड किया था, आज भी ये एपिसोड जो है खुशबक ही करेंगी। खुशबक फैमिली लॉज में महारत रखती हैं, वो काफ़ी ऐसे केसेस के साथ भी डील कर चुकी हैं जहाँ पे चाइल्ड कस्टडी होता है या खुला होता है या डिफरेंट किस्म के फैमिली लॉज के इश्यूज पर। खुशबक, तो अभी हम स्टार्ट करते हैं पहला सवाल। और बिफोर हम लोग निटी ग्रिटीज में जाएं, तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि कितने किस्म की डिवोर्स, अगर लेमैन लैंग्वेज में कहें, वो कितनी किस्म की होती जी माहिन। तो तलाक का जो कॉन्सेप्ट है कानून में, वो हमारे यहाँ जो प्रोविजंस मौजूद हैं, वो एक है विद इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट और एक है विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट। ठीक है। तो जो विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट है, उसमें जो है हमारे पास एक जो तलाक मौजूद है, जिसमें एक मर्द जो है वो औरत को वर्बली तलाक प्रोनाउंस करता है, और उसके बाद जो है फिर उसको डिवोर्स डेट भिजवानी होती है आर्बिट्रेशन काउंसिल में, फिर नोटिस भिजवाना होता है वाइफ को। प्रोसीजर में मैं बाद में जाऊंगी, लेकिन विदाउट इंटरवेंशन की जो पहली किस्म है तलाक की, वो यही है, जो कि बहुत ज्यादा जो है हमने देखा है कि बहुत ज्यादा इस्तेमाल में होता है, और किस तरह से मर्दों को हक होता है कि वो तलाक प्रोनाउंस करते हैं। ठीक है। अच्छा, दूसरा किस्म की जो तलाक है विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट की, वो दूसरा है मुबारात, जिसको मुबारत कहते हैं। मुबारत जो है वो पार्टीज की म्यूचुअल कंसेंट से होता है, यानी अगर जो वाइफ हैं और जो हस्बैंड हैं, अगर वो नहीं चाहते कि वो कोर्ट कचहरी में पढ़े, और क्योंकि प्रोसेस भी थोड़ा सा लंबा हो जाता है ये तमाम चीजें, तो वो आपस में जो है एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करके म्यूचुअल कंसेंट से जो है वो तलाक ले सकते हैं। ठीक है। मुबारक के प्रोसीजर के हवाले से भी हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। और जो तीसरा किस्म का तलाक है, वो है डेलीगेटेड राइट ऑफ तलाक, जो कि खातून को दिया जाता है अपने निकाहनामा में, जो कि कॉलम नंबर 18 निकाहनामा में, कॉलम नंबर 18 जो अक्सर हमने देखा है, माहिन आपने भी देखा होगा कितनी दफा जो है वो उस चीज को जो है कट कर दिया जाता है, उस प्रोविजन को। और ये मतलब उनसे लड़कियों से ये बात डिस्कस भी नहीं की जाती है कि उनके पास ये राइट मौजूद है कि वो भी जिस तरह एक मर्द जो है वो प्रोनाउंस कर सकता है तलाक वर्बली और फिर उसी तरह नोटिस डिवोर्स शीट भिजवा सकता है, बिल्कुल उसी प्रोसीजर के साथ। एक खातून अगर उसको कॉलम 18 में राइट गिवन है, तो वो उसको भी एक्सरसाइज कर सकती है। ठीक है। तो ये विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट की तलाक के इकसाम है, जो मैंने तीन आपको बताई हैं। हाँ, जिसमें कोर्ट की दखल अंदाजी की जरूरत नहीं है। दूसरे किस्म की जो मैंने आपको बताया कि जिसमें कोर्ट की दखल अंदाजी की जरूरत पड़ जाती है, वो नॉर्मली ये जो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, ये खवातीन के लिए आती हैं, क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल अगर उनको निकाहनामा में ये राइट अवेलेबल नहीं है, तो उनको जाना पड़ता है कोर्ट। तो वो खुला सीख करती हैं कोर्ट जाके। अब खुला का भी एक पूरा प्रोसीजर है, उनको पिटीशन फाइल करनी पड़ती है, और फिर जो है और ये हमने रिकंसिलिएशन के लिए एपिसोड 6 में जाना देखा भी पड़ता था, है। हमने इसको डिस्कस भी किया था कि हाँ जी। 3 महीने किस तरीके से लगता है। अच्छा, अब आपने बता दिया। देखिए, काफी लोगों को मर्दों के तलाक के बारे में तो पता है, लेकिन अगर आप हमें थोड़ी सी इस बात पे आगाही दे के, अगर देखें फर्ज के तौर पे किसी औरत के पास ये राइट है कि उसको तलाक दे सकती है, अब अगर कोई ऐसे हालात होते हैं जिससे वो अपनी शादी खत्म करना चाहती है, तो क्या वो मर्द की तरह 3 दफा प्रोनाउंस करती है या उसको डीड भेजनी होती है? अगर आप थोड़ा सा हमें प्रोसीजर बताएं, क्योंकि अम, हम लोग ने अपने प्लेटफॉर्म के जरिए और बहुत से मुख्तलिफ लोगों ने इस बात की काफी हद तक जो है अवेयरनेस क्रिएट की है कि औरत को भी एक राइट अपना लिखना चाहिए, अपना होना चाहिए, बिल्कुल। निकाहनामा को जी। पढ़ना चाहिए। लेकिन अब अगर राइट आ गया है, अब औरत क्या? हाँ बिल्कुल। ठीक है। अगर पहले तो मैं इस बात पे भी एम्फसाइज करूंगी कि ये जो डेलीगेटेड राइट ऑफ तलाक है कॉलम 18 में, इसको भी बहुत केयरफुली जो है आपने एक बेसिकली एक तो डिस्कशन नहीं होता हमारे फैमिलीज के बीच में इस हवाले से, लेकिन मैं इनकरेज करूंगी कि डिस्कशन हो, बिकॉज इवन अगर ये अगर किसी हस्बैंड ने ये कह भी दिया है कि हाँ मैं तुम्हें डेलीगेटेड
तुम्हें मैं राइट देता हूँ तलाक का, और लेकिन अगर निकाहनामा में स्पेसिफिकली ये नहीं लिखा हुआ कि हाँ तुम्हें ये तलाक का हक मौजूद है या ना नहीं है मौजूद, तो जो है ये थोड़ा सा एक कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है, क्योंकि हमने केसेस कुछ देखे हैं जिसमें कोर्ट्स ने ये इंटरप्रेट किया है कि जैसे शरई हुकूक हासिल है इस तरह से लिखी हुई होती है उर्दू में लैंग्वेज, ठीक है। उसके आगे ये माहिन मैं इसलिए एम्फसाइज कर रही हूँ ताकि जो लोग हमें सुन रहे हैं वो लोग इस बात से बहुत ज्यादा एक तरह से बिल्कुल आगाही उनको मिले कि इस चीज के बारे में भी उनको बहुत ज्यादा क्लियर होना जरूरी है, कि क्लियर लैंग्वेज में लिखें कि हाँ ये हक मौजूद है, ठीक है। इसके अलावा इसी कॉलम में जो है कंडीशंस के हवाले से भी बात होती है, ठीक है ना। अब जो है ये हस्बैंड जो है वो या फिर उनकी फैमिलीज जो है वो कंडीशंस बताती हैं कौन सी कंडीशन में जो औरत को जो है वो तलाक देने का राइट है। तो अगर तो उन्होंने कंडीशंस लिखी हैं तो ठीक है, अगर नहीं लिखी हैं तो फिर जो है वो कोर्ट्स ही डिसाइड करते हैं इन केस इफ मैटर गोज टू कोर्ट। अदरवाइज हाँ उनका ये राइट बहुत क्लियर है, यस अगर यस लिखा हुआ है तो इट्स क्लियर, ठीक है। अच्छा, अब आपने बात की कि प्रोसीजर सॉरी मैं की। आपको थोड़ा सा इस पे कट करूंगी। जब आपने बात की कंडीशंस की, तो आप कहना हम्म, चाह रही हैं कि एक होता है अनकंडीशनल और एक होती है शराइत होती है कि अगर इस सिचुएशन में औरत तलाक ले सकती है। हाँ जी। सो अच्छा, तो इस बेसिकली किस्म की किस अब किस्म की कंडीशंस जो हैं लोग आमतौर पे लगाते हैं कि औरत ले सकती है? जैसे कि अगर दूसरी शादी कर ली बगैर परमिशन के, या फिर जो है उन्होंने हक मेहर नहीं दिया उनका, तो ये अच्छा, अच्छा। कंडीशंस बेसिकली पार्टीज जिस, क्योंकि हम बोलते हैं ना निकाहनामा एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है तो वो पार्टीज के बीच में ही होता है, जी, ठीक है। तो ये कंडीशंस कुछ हो सकती हैं, वो भी इसीलिए अगर आपने कॉलम 18 को एंटरटेन भी किया है, लड़की को राइट दिया है, उसके बाद आपकी मर्जी है कि आप कंडीशंस लगाओ या नहीं लगाओ, ठीक है। लेकिन ये हक मौजूद है मर्दों के लिए, या जो भी निकाहनामा पे वो फिल कर रहे हैं कि वो कंडीशंस लिख सकते हैं। तो ये मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई कर रही थी आपको, ठीक है। इसके बाद आपने बात की कि प्रोसीजर क्या होता है। जी, अब ये डेलीगेटेड तलाक का जो राइट है, जिसको जो है हम कहते हैं तलाक तफवीज कहते हैं हम इसको। जी, तो ये जो है सेक्शन 8 ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस में तलाक तफवीज के हवाले से बात हुई है। और पहले जब मैं इसको थोड़ा सा एम्फोसाइज करूं, मैं ये भी बोलना चाहूंगी कि तो अभी हम जब कानून की हवाले से मैं बात कर रही हूँ तो बस थोड़ा सा अपने लिसनर्स को ये बता दूं कि हम लोग किसी मजहब की तर्जुमानी नहीं कर रहे, जो कानून में लिखा हुआ है हम उसी चीज को इंटरप्रेट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसी के आगे मैं ये कहना चाहूंगी कि ये जो राइट है तलाक तफवीज का, ये फिका जाफरिया में अवेलेबल नहीं है, और कानून भी ये बात को रिकॉग्नाइज करता है। तो खैर कमिंग बैक टू हमारा कि प्रोसीजर क्या होता है तलाक तफवीज का, उसमें ये है कि सेक्शन 8 जो बात कहता है वो ये कहता है कि एक खातून को ये राइट है। उसके बाद प्रोसीजर जो फॉलो होता है वो वही होता है जो सेक्शन 7 में जो मर्द को अलाउड है तलाक का प्रोसीजर, कि पहले वो जैसे आपने कहा वर्बली दे दो, तो ये सब मतलब इतना ज्यादा इस चीज के वो नहीं है। मतलब जैसे हम मुस्लिम पर्सनल लॉ को भी देख लें, जितना हमारे फैमिली लॉ और उसके केस लॉज में जितना जूरिस्प्रूडेंस मौजूद है, उसमें ये बात वाज़ेह करके बताई है कि तलाक तफवीज़ का कोई सेट प्रोसीजर नहीं है इन टर्म्स, अगर हम शरिया लॉ को देखते हैं, ठीक है। लेकिन कानून ये कहता है कि आप जो हैं वो जिस तरह डिवोर्स डीड बनती है, एक खातून जो है वो डिवोर्स डीड बनाती है, उसमें सिग्नेचर्स लेती है, आर्बिट्रेशन काउंसिल में भिजवाती है, और एक ही उसी की कॉपी जो है आप अपने हस्बैंड को भी भिजवाओगे। सो प्रोसीजर इस चीज का ये है। अच्छा। और खुशबू, अगर ये भी बताते चलें कि देखिए, जैसे हमें पता है कि कोई खुला लेता है तो उसमें तकरीबन 3 महीने लगते हैं, क्योंकि आपने उसमें वो सुलह का भी पीरियड देते हैं। तो जब आप तलाक हाँ लेते जी। हैं तो क्या इसमें सुलह का पीरियड होता है? हाँ, या फिर जो है आपने जैसी वो अपना नोटिस भिजवाया वो आपकी तलाक हो गई? आप खातून के हवाले से बात जी, कर जी, रही जी। हैं या जी, जी, खातून के हवाले से। जैसे डेलीगेटेड राइट अगर उन्होंने एक्सरसाइज किया, डिवोर्स शीट भिजवा दी, उसके बाद आप बात कर रहे हो? जी, जी, जी। ठीक है। तो कानून में जो है अब यहाँ पे ना आर्बिट्रेशन काउंसिल का रोल आ जाता है, ठीक है। अब आर्बिट्रेशन काउंसिल का वैसे तो कानून में यही है कि 7 दिन के अंदर अंदर उन्होंने जो है आर्बिट्रेशन काउंसिल जो आर्बिट्रेशन कोर्ट उन्होंने क्रिएट करना होता है, ताकि पार्टीज जो हैं उनको रेकंसिलिएशन का टाइम मिले, ठीक है। अब जो है 90 डे का पीरियड कानून में है कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ को दो, कि किसी तरह से वो बेसिकली नोटिस इशू करते हैं हस्बैंड वाइफ को, रिकंसिलिएशन के लिए बुलाते हैं, हियरिंग होती है,
और ये तमाम चीजें जिस तरह भी पार्टीज जो हैं वो चाहें अगर रेकनसाइल करना कि नहीं चाहें, ठीक है। अगर नहीं होता 90 डेज तक कुछ भी, तो उसके बाद जो है तलाक इफेक्टिव हो जाता है और जो है आर्बिट्रेशन जो यूनियन काउंसिल है वो उसको जो है इफेक्टिव करार देती है तलाक को। तो खुशबू, अगर हम इस चीज को देखें तो दोनों प्रोसेसेस ऑफ खुला एंड तलाक जो है ऑफ द वुमन डेलीगेटेड राइट, ये प्रोसेसेस तो बिल्कुल सिमिलर है, राइट? डेलीगेटेड राइट, आई थिंक बिकॉज ये विदाउट इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट है, तो इसमें कोर्ट कचहरी तो ऑब्वियसली नहीं है ना। तो आई थिंक ये बहुत ज्यादा सिंपलिस्टिक है इन द सेंस कि जिस तरह मर्दों के लिए जिंदगी बहुत आसान हुई हुई है कि बस वो प्रोनाउंस कर सकते हैं तलाक और शरीयतन उनका तलाक हो गया और फिर बस वो नोटिस भिजवा सकते हैं और बस हो गया। तो आई गेस यही जो है बहुत ज्यादा एक किस्म सेंस ऑफ सिक्योरिटी और पावर भी एक खातून को दे देती है, और आई थिंक दैट इज ये बहुत ज्यादा आसान कर देती है उनकी जिंदगी। जहाँ पे हम खुला की बात करते हैं वो तो फिर एक प्रॉपर कोर्ट प्रोसीजर होता है कि आप जो कोर्ट जाते हो, पिटिशन फाइल करते हो, उसके बाद जो है आपका नंबर लगता है एंड देन दोनों पार्टीज को बुलाया जाता है। अच्छा अच्छा, मैं थोड़ा सा समझ रही हूँ आप क्या कहना चाह रहे हो कि रिकंसिलिएशन के हवाले से आप जो कह जी रहे हो जी, कि क्योंकि ये रिकंसिलिएशन जो होता है, दोनों आर्बिट्रेशन काउंसिल, दोनों प्रोसेसेस में आर्बिट्रेशन काउंसिल का इंटरफेरेंस होता है। अच्छा अच्छा, हाँ उस हिसाब से अगर आप देखा जाए तो हाँ ठीक है, लेकिन जैसे कोर्ट किस एक डिफरेंट तरीके से डिफरेंट रूल्स और प्रोसीजर फॉलो करके चलता है, उसी जी तरह आर्बिट्रेशन काउंसिल का डिफरेंट प्रोसीजर और रूल्स हैं जिससे जिसको वो फॉलो करते हैं। सो अगर आप मुझसे पूछो कि कौन सा ज्यादा कन्वीनियंट है या किसकी रूल्स ज्यादा इफेक्टिव हैं, तो आई वुड से आर्बिट्रेशन काउंसिल में आपका काम जो है बहुत आराम और आसानी से हो जाता है मोस्ट ऑफ द टाइम्स। जी बाकी कोर्ट में जाना थोड़ा सा जो है वो डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। अब खुला में भी ये होता है कि आप जो हो, अगर आपने खुला की ही पिटीशन में आपने मेंटेनेंस के हवाले से बात कर ली है या फिर आपने किसी तरह कोई और जो है डिमांड रख ली है, आपने खुला की ही जो हमारी पिटीशन बनती है फाइल होती है, तो उसमें फिर जो है वो जो आपके अगर हस्बैंड है वो अगर काउंटर फाइल करना चाहते हैं तो वो अपना रिटन स्टेटमेंट भी उसमें फाइल करेंगे, और वो ये भी बोल सकते हैं कि आगे से काउंटर ये कर सकते हैं कि नॉर्मली जो हमारे कोर्ट्स में होता है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का वो कोई केस फाइल कर लेते हैं, या फिर इसी तरह से, ताकि वो क्योंकि कभी जैसे एक औरत खुला लेने इसलिए आई ना मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि उसको मर्द जो है वो नहीं दे रहा तलाक, या फिर चले या फिर वो ऐसी सिचुएशन में आ गई है कि उसको लेना ही पड़ रहा है। लेकिन अगर मर्द नहीं देना चाह रहा तो वो अपनी फिर रिटन स्टेटमेंट फाइल करेगा, उसके खिलाफ काउंटर केस भी फाइल करेगा और वो अपना केस पूरा सबमिट करवाएगा कि उसको तलाक नहीं देनी है। तो ये तमाम कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं जब आप कोर्ट प्रोसीजर पे जाते हो, तो फिर उसमें फिर आपका खर्चा भी बढ़ता है, उसमें पेनल्टीज भी लगती हैं और ये तमाम चीजें हो जाती हैं, ठीक है। वेयर एज इफ यू टॉक अबाउट आर्बिट्रेशन काउंसिल, और उसमें अगर हम डिवोर्स डीड सबमिट करवा दें तो उसका भी 90 डेज के बाद कुछ और एज सच कोई आप ना काउंटर फाइल करते हो ना कुछ फाइल करते हो, सो इट्स डन एंड डस्टेड। खुशबक, हमारे यहाँ जैसे काफी दफा हम देखते हैं कि कुछ लोगों का निकाह हो जाता है लेकिन रुखसती नहीं होती, कुछ लोग वीजे के लिए करते हैं या कुछ लोग किसी भी मतलब वजूहत की वजह से लोग निकाह कर लेते हैं, रुखसती नहीं होती। हाँ, और काफी दफा हम देखते हैं निकाह और रुखसती के दरमियान में सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आपको तलाक लेनी पड़ती है। तो क्या कोर्ट इसमें फर्क करता है? और ऊपर से आप एक और चीज, मेरा इसी से एक सवाल स्टेम करेगा कि हमारे यहाँ बड़ी रिवायत होती है कि लोग सलामियाँ देते हैं, तोहफे आते हैं, तोहफ जाते हैं, बहुत ही इलेबरेट किस्म के कपड़े ही इतने महंगे होते हैं, जूते, मतलब हर चीज किस्म की दी जाती है। लड़के को भी दी जाती है, लड़की को भी दी जाती है, लड़के के फैमिली हम्म को भी, लड़की की फैमिली को भी। तो फिर उस सिलसिले में इन चीजों को अगर, तो कुछ लोग होते हैं वो खुद ही वो लौटा देते हैं, कुछ लोग होते हैं नहीं लौटाते, और जैसी बात है पैसे लगे हुए होते हैं तो लोग को चाहिए होता है। तो अगर आप इन दोनों को एक मर्ज करके हमें जरा सा बता दें कि डिफरेंस क्या है और चीजों का क्या होता बिल्कुल। माहिन, तो जैसे कि हमने पहले बात की कि निकाह हो जाता है तो उसके बाद जो है बेसिकली इट्स सिविल कॉन्ट्रैक्ट, और उसके बाद फिर जो उसको ख़त्म करने का जो तरीका है वो सेम ही रहेगा। जैसे खातून जो है वो खुला सीख कर सकती है, ठीक है, और हस्बैंड जो है वो अपना नॉर्मल राइट जो है वो वर्बली प्रोनाउंस कर सकता है, और फिर वही सारा प्रोसेस डिवोर्स स्टेट का। तो उस प्रोसीजर में इतना डिफरेंस नहीं आता। हाँ, जहाँ डिफरेंस आता है वो ये होता है कि अगर आदमी जो है वो बेसिकली मेंटेनेंस अगर डिमांड है या डाउरी आर्टिकल्स का डिमांड है, इन द अगर अगर फॉर एग्जांपल वुमन गई है कोर्ट में और खुला मांगा है और फिर उन्होंने उसी के साथ अपने डाउरी आर्टिकल्स भी मांगे हैं और अपने गिफ्ट्स अपनी बाकी तमाम चीजें भी मांगी हैं, ठीक है। है? तो जी अगर वुमन खुला के केस में अपने डाउरी आर्टिकल्स मांगती है तो बिफोर कॉन्सुमेशन
हमारे कोर्ट्स ये चीज डिटरमिन करते हैं, और ये चीज ये एस्टैब्लिश पोजीशन है कि अगर रुखसती नहीं हुई है तो जो खातून है वो डाउरी जो है उनको नहीं मिल सकती। देर आर हायर प्रोबेबिलिटीज के 90% कोर्ट्स ने ये डिसाइड किया है कि उनको डाउरी आर्टिकल्स नहीं मिलेंगे। हाँ, यहाँ पर मैं एक और बात आपको बताती चलूं कि जो अगर गिफ्ट्स हैं उनके पास जो मौजूद हैं वो उनकी ही प्रॉपर्टी रहेगी, एज लॉन्ग एज द कोर्ट हैज डिटर्मिन्ड कि ये जो प्रॉपर्टी है, फॉर एग्जाम्पल सोना हो गया या फिर कोई और चीजें, सलामी जैसे आपने बात की, ये तमाम चीजें गिफ्ट्स हैं, कोर्ट्स ने डिटरमिन कर लिया ये गिफ्ट्स हैं, तो फिर वो प्रॉपर्टी उन्हीं की रहेगी। ठीक है, अगर डाउरी हुई तो जो है वो इतना वो उस चीज में वो इंटाइटल नहीं होंगी डाउरी वापस लेने की। ठीक है। अच्छा, एक और चीज मैं आपको यहाँ पे बताऊं कि अगर इस सिचुएशन में कंसुमेशन से पहले अगर आदमी प्रोनाउंस करता है डिवोर्स खातून को, तो उसको जो है आधा डाउरी देना पड़ेगा। ठीक है, ये स्टैब्लिश पोजीशन है कि हाफ ऑफ द डाउरी he has to return। लेकिन अगर खातून खुलासी करती है तो she may not be entitled to dowry articles। तो इसका अच्छा, मैं इस खुशबू तरह जब से आपको। आपने अच्छा, ये थैंक यू। बड़ा अच्छी तरीके से आपने हमें एक्सप्लेन कर दिया। अच्छा, तो अभी हमने गिफ्ट की बात कर ली, सब कुछ कर लिया। शुरू में आपने हमसे मुबारात की बात की थी कि जब मर्द और औरत म्यूचुअली डिसाइड करते हैं कि हमें कोर्ट कचहरी नहीं करनी एंड हम लोग इसको एक सिविल तरीके से खत्म करें। ये अगर लोगों ने देखा होगा, जैसे शेरो सब्जवारी और सारा यूसुफ, इन दोनों की भी मुबारात हुई थी, जैसे उन्होंने अपनी वीडियो जी। में भी कहा गया था। तो दिस इज एक ऐसा सिस्टम है, एक ऑप्शन है जो लोग अवेल करना चाहते हैं, क्योंकि जब आप कोर्ट में जाते हैं, क्योंकि मैं और खुद हम दोनों देखते हैं कि काफी कीचड़ भी उछाला जाता है, काफी स्पेशली अगर आपके हम्म। बच्चे होते हैं, तो मतलब इट्स नॉट अ वेरी हेल्दी और अ पॉजिटिव प्लेस टू बी इन। तो अगर आप हमें थोड़ा सा मुबारात के बारे में बताएं। तो माहिन, मुबारक का भी इतना डिफरेंट कॉन्सेप्ट नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक निकाहनामा एक सिविल कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें डिफरेंट प्रोविजंस हैं, उसमें कुछ इख्तियारात मौजूद हैं। उसी तरह मुबारक डेट भी जो है उसमें भी आप जो हो सिविल कॉन्ट्रैक्ट डिटेल करते हो, पार्टीज की टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, और उसमें ये लिखा होता है कि दोनों पार्टीज जो हैं, ये क्लियरली वाजे किया गया होता है कि दोनों पार्टीज जो है मियाँ बीवी अपनी म्यूचुअल कंसेंट इज द ऑपरेटिव वर्ड हियर, म्यूचुअल कंसेंट से जो है वो आप अलहदा हो रहे हैं। तो मुबारक भी फिर वही यूनियन काउंसिल में आपको सबमिट करवाना पड़ता है, और बस उसी तरह से जो है फिर वो इफेक्टिव हो जाता है। तो आप तो बेसिकली यूनियन इसमें काउंसिल में आप एक डीड बनाते हैं और आप कह देते हैं कि हम दोनों जो है म्यूचुअली जो है अपनी शादी को खत्म करना चाह रहे हैं। अच्छा। हाँ। अच्छा खुशबू, तो मैं आपसे ये एक मेरे लिए हमेशा बहुत होता है कि काफी लोग जो है रजिस्ट्रेशन में नहीं बिलीव करते, चाहे वो प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो रजिस्टर नहीं करते, चाहे वो शादी करते हैं तो निकाह कर लेते हैं, रजिस्टर नहीं करते। अगर एक औरत ने अपना निकाह, सॉरी अपना निकाह नहीं, अपनी तलाक रजिस्टर नहीं की है, तो शरीयत तौर पे तो वो कह सकते हैं कि उसकी तलाक हो गई, लेकिन उसको किस किस्म की मुश्किलें पेश आ सकती है अगर वो रजिस्टर ना करे। तो देखें, जब आदमी तलाक देता है तो डिवोर्स डीड भिजवाना लाजमी है अंडर सेक्शन 7। ठीक है, अदरवाइज जो है उनके ऊपर पेनल्टी लग सकती है। ठीक है, और खातून की जहां तक बात है, वो खुला अगर कोर्ट से जाके ले रही हैं तो उनको जो है उनको नहीं, बेसिकली जो कोर्ट है वो जो है वही डीड यूनियन काउंसिल में भी उसको सबमिट करानी पड़ती है। जो खुला का पूरा जो ऑर्डर आता है कि खुला हो गई है, वो ऑर्डर सबमिट करवाना ही पड़ता है आपको यूनियन काउंसिल में। ठीक है, ताकि उनको नोटिफाई हो जाए कि हाँ खुला मिल गई है, तो वो एक सर्टिफिकेट भी इशू करते हैं। ठीक है, तो वो सारा प्रोसीजर अगर क्लियर है तो फिर खातून के लिए इतना मुश्किल नहीं होगा। एंड अगर, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि कोई अगर इतना खुला के लिए जाके लड़े तो फिर उसके बाद अगर खुला का ऑर्डर आ जाता है तो मतलब ऐसा क्यों कोई खातून करेगी कि वो उसको सबमिट ना कराए। बेसिकली रजिस्टर नहीं, सबमिशन का वर्ड मैं आपको बताना चाहूंगी कि सबमिट करवाना ही होता है। और ऐसे कोर्ट भी जो है फैमिली कोर्ट्स अब तो अलग से स्टैब्लिश हो गए, तो वो एक कॉपी भिजवा देते हैं ऑर्डर की यूनियन काउंसिल में। अच्छा, सही, तो मतलब हाँ। बेसिकली इट्स क्वाइट डॉक्यूमेंटेड। हाँ, लेकिन अगर आप ये रजिस्ट्रेशन के हवाले से अगर निकाह की बात करो तो उसमें
निकाह रजिस्ट्रार जो होता है, जो कि आपका निकाह पढ़वाता है, वो जिस एरिया में आपकी शादी हो रही होती है, फॉर एग्जांपल अगर आप बहादुराबाद में रह रहे हो, आपका निकाह वहां हुआ है और उसी वहीं से आपका निकाह ख्वाह भी आए हुए हैं, तो वो उसी एरिया की यूनियन काउंसिल में आपका निकाहनामा जमा करवाएंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा इश्यू ये आता है कि फॉर एग्जाम्पल आपका तलाक हो गया, ठीक है, और आप अब बहादुराबाद में नहीं रह रहे हो, लेकिन आपका निकाह जो है वो बहादुराबाद में के यूनियन काउंसिल में सबमिटेड है, और जी आप अभी रह रहे हो, एट प्रेजेंट आप रह रहे हो पीसीएचएस में। तो अगर उस एरिया में पीसीएचएस में आपको तलाक हो जाती है, आप खुला ले लेते हो, तो आपका जो तलाकनामा होगा या खुला का ऑर्डर होगा या फिर डिवोर्स डीड होगी, वो आप पीसीएचएस के यूनियन काउंसिल में सबमिट करवाओगे। ठीक है। ये मैं इसलिए क्लैरिफाई करवा रही हूँ क्योंकि बहुत दफा ऐसा होता है कि ये एक सवाल उठता है कि थोड़े से जुरिस्डिक्शनल इश्यूज आ जाते हैं जुरिस्डिक्शन के हवाले से, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं हमारा निकाह तो उस फलाना जगह पे हुआ था रजिस्टर, बाज लोगों को तो मालूम भी नहीं होता कहाँ होता है रजिस्टर्ड। तो एक निकाह की रजिस्ट्रेशन का यूनियन काउंसिल अलग हो सकता है, और तलाक का जो रजिस्ट्रेशन है वो भी अलग यूनियन काउंसिल में हो सकता है। तो ये बस मैं माहीन थोड़ा सा इस पे रोशनी डालना चाह रही थी। बिल्कुल, और ये बहुत ही आपने इम्पोर्टेंट बात थी क्योंकि जुरिस्डिक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जुरिस्डिक्शन क्योंकि मतलब लीगली जो है स्पीकिंग, नॉट जस्ट इन फैमिली लॉज, बट जैसे अगर हम लोग कॉन्ट्रैक्ट भी करते हैं जुरिस्डिक्शन के बेस पे तो पूरे पूरे केसेस डिसमिस हो जाते हैं। तो जी ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा खुशबू, आपने बिल्कुल। इतना हमें बताया, इसी के साथ हम लोग अपना एपिसोड को रैप अप करेंगे। हाँ माहिन, और एक मिनट में जी एक और चीज मैं अब वाज़ेह करना चाहूंगी। हम सॉरी, मैं आपका टाइम ले रही हूँ। जहाँ पे हमने खुला की बात की, तो मैं इसी के साथ ये भी बोलना चाह रही थी कि खुला के अलावा हमारे कानून में एक और पूरा एक लेजिस्लेशन मौजूद है, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट। जी तो उसमें भी खातून को अंडर सेक्शन 2 कुछ ग्राउंड्स मौजूद हैं जिसके तहत वो कोर्ट में मैरिज डिसॉल्व करने के लिए एक पिटिशन फाइल कर सकती है। अब इसको स्पेसिफिकली खुला नहीं कहा गया, लेकिन ये कुछ प्रोविजंस मौजूद हैं, कुछ ग्राउंड्स मौजूद हैं जिसके जिसके साथ जो है वो तलाक के लिए पिटिशन कर सकती है। ठीक है। अच्छा, मैं थोड़ा सा सेक्शन 2 में कुछ ग्राउंड्स गिवन है, वो मैं आपको थोड़ा सा इस पे अगर रोशनी डालूं, जी तो बिल्कुल। सेक्शन 2 में ये है कि अ वुमन मैरिड अंडर मुस्लिम लॉ शैल बी एंटाइटल्ड टू ऑब्टेन अ डिक्री फॉर डिसोल्यूशन ऑफ हर मैरिज ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग ग्राउंड्स। उन ग्राउंड्स को मैं थोड़ा सा समराइज करके आपको बताती हूँ। जी जहाँ पर अगर आपका जो हस्बैंड है वो 4 साल से ज्यादा लापता है और आपको नहीं मालूम वो कहाँ पे है, जहाँ पर जो है 2 साल से ज्यादा अगर आपके हस्बैंड ने मेंटेनेंस के लिए आपको पैसे नहीं दिए हैं, या फिर अगर हस्बैंड ने दोबारा से शादी कर ली है, ठीक है, या फिर अगर उनको 7 साल तक जेल की सजा हो गई है, या फिर वो अपनी जो अज़दवाजी जिंदगी की जो भी जिम्मेदारियां हैं वो पूरी नहीं कर रहे और 3 साल हो गए हैं, या फिर आपका हस्बैंड नामर्द है, या फिर अगर जो है आपके हस्बैंड की थोड़ा सा दिमागी हालत उनकी ठीक नहीं है, और ये भी है कि अगर माइनर्स हैं जो जिनकी शादी हो जाती है और मतलब वो जब 18 साल मेच्योर की हो उम्र से जाते हैं। कम। हाँ जी, हाँ जी। तो वो भी अगर जब मेच्योर हो जाए तो वो आराम से इसी ग्राउंड पे वो कर सकती हैं। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि अगर आपका हस्बैंड आपको मारता है, या फिर उसका कंडक्ट ठीक नहीं है, या फिर वो आपकी जो है वो कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहा है, आपकी किरदार पर उंगली उठा रहा है, आपको ये कह रहा है कि आप जो हो किसी तरह से भी आपकी तजलील करना, आपकी कैरेक्टर की तजलील करना, आपकी डिग्निटी को वायलेट करना, ठीक है, या फिर अगर वो आपकी खातून की प्रॉपर्टी को के ऊपर जो है कब्जा कर ले, या फिर उसके जो प्रॉपर्टी के राइट्स हैं उस पे जो है वो कब्जा कर ले, या फिर अगर उसको अपने मजहब को फॉलो करने से रोके, तो ये तमाम भी जो हैं ग्राउंड्स मौजूद हैं एक डिफरेंट एक्ट के अंदर, जिससे खातून जो है इनमें से किसी चीज को इन्वोक करके वो पिटीशन फाइल कर सकती है।
ठीक है। अच्छा, अब आप बोलोगे कि खुला और फिर इसमें इस जो डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज है, इस पिटीशन में क्या डिफरेंस है? तो खुला में जो है आपके पास सिर्फ ये ग्राउंड है कि आप ये बोल दो कि थोड़ा सा हेट्रेड का, अगर आप, या फिर आप ये बोलो कि भाई हमारे डिफरेंसेस ऐसे थे कि हम लोग साथ रहना ही नहीं चाहते, तो आपको बहुत इजीली इस ग्राउंड पे खुला मिल सकता है और इतना ज्यादा आपको फिर डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप इनमें से किसी एक ग्राउंड को इन्वोक करते हो, जो कि मैंने आपको बताया, डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट, तो उससे ये होगा कि आपको पूरा एविडेंस चलेगा, आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ठीक है, अगर हस्बैंड 4 साल से नहीं आया घर, तो आपने बताना पड़ेगा कि ये रहे उसके ये बेसिकली एविडेंस चलाना पड़ेगा और बताना पड़ेगा कैसे वो 4 साल से गायब है। सो इसमें प्रूव करने का ना एक बहुत बड़ा एक बैरियर आ जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली खवातीन इस चीज को, इस वाले कानून को ऑप्ट नहीं करती हैं इतना। बिल्कुल। अच्छा, जैसे मैंने कहा था कि हम लोग रैप अप करने के लिए कुछ चीज़ें हैं जो मैं कहूँगी कि जैसे काफ़ी लोग समझते हैं कि अगर हमने खुला ली है तो हम लोग दोबारा शादी नहीं कर सकते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। चाहे आपकी खुला हो, डिवोर्स हो, मुबारा, तो आप मर्द हो या औरत हो, आप दोबारा शादी कर सकते हैं। अगर आपके पास बच्चे हैं तो आप तलाक, खुला और मुबारा तीनों चीज़ें कर सकते हैं। इट्स जस्ट दैट कि बच्चों के साथ फिर एक कस्टडी का इशू आ जाता है, अगर कोई पेरेंट या वालिद हो या वालिदा हो, वो ऑब्जेक्ट करें और आप जो है एक सिविल तरीके से किसी डिसीजन पे ना पहुंच सके। और ये बहुत ज़रूरी है, हम दोबारा से, हमने एपिसोड 6 में भी कहा था, हम इस एपिसोड में भी कह रहे हैं कि औरतों को और मर्दों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि शादी से पहले जितना टाइम हम लोग अपने कपड़े, ज़ेवर, बाकी सारी चीज़ों में लगाते हैं, कि निकाहनामा में भी दें और इसको अपनी अना का मसला ना बनाया जाए। निकाह के हर शिक को पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। और हम लोग के लॉ में कहा जाता है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है ना, इज़ अ पीस ऑफ पेपर, जब तक आपके पास कोई प्रॉब्लम ना आए। तो जब भी आप एक निकाहनामा पढ़ रहे हो तो आप वर्स्ट के सिनेरियो को अपने दिमाग में एज्यूम करें और उस हिसाब से है कि अगर ये हो सके तो मेरे निकाहनामा में मेरे लिए ये प्रोटेक्शन होनी चाहिए। और इसमें किसी को बुरा मानने की बात नहीं है। हमारा काफी दफा कहा जाता है कि देखो शादी भी नहीं हुई और अभी से बात कर रही है तलाक की। नहीं, आप थोड़ा सा जो है ना इमोशनल उससे हट के जो है बात को सोचना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ये बहुत मतलब इट्स अ मैसिव प्रॉब्लम, जो एक तो जो कि होनी नहीं चाहिए। मतलब बिल्कुल। सही है, हमें कानून ने भी हक दिए, हमारे मजहब ने भी दिए, हमें है हक करना। मैं ये, हम लोग ये बिल्कुल भी नहीं कह रहे कि हर कोई छोटी सी बात पे अपनी तलाक ले ले या ना ले। लेकिन अगर एक ऐसी सिचुएशन आ गई है कि जहां आप लोगों ने डिसाइड किया है, हम लोग कर रहे हैं, लेकिन आप लोग को पता होना चाहिए कि आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। जैसे मुबारात है, काफी लोगों को इसके बारे में नहीं पता, एंड इट्स अ वेरी सिविल तरीके से आप उसको खत्म कर सकते हैं। और बिल्कुल। अगर हमारे पास कोई मर्द या और हजरात देख रहे हैं तो हमें उस पर भी एक मैसेज देना चाहूंगी, क्योंकि हम लोग इस सिस्टम में है तो किसी को बिला वजह कोर्ट में घसीटना, उसके ऊपर केस उछालना या कस्टडी का मसला बना देना ताकि आप औरत को तंग कर सके, इससे जो है नुकसान ही होता है, किसी का फायदा नहीं होता है। और एक ये बहुत ही इमोशनल पीरियड होता है सबके लिए। तो हम लोग को चाहिए कि यू नो इस चीज को अंडरस्टैंड करें कि सही है, थिंग्स डिडंट वर्क आउट, आपको भी शिकायत होंगी, हमें भी शिकायत होंगी, एंड वी हैव टू एंड इट इन अ प्रॉपर वे। क्योंकि अभी यही जैसे भी खुशबक ने बताया कि कोर्ट डिसाइड कर रहा है कि ज्वेलरी है, डाउरी है कि गिफ्ट है, कभी कुछ डिसाइड कर रहे हैं, कभी कुछ। तो इस चीज को जितना सिंपल हो सके उतना ही बना दे, उसमें दोनों पार्टीज का फायदा है, किसी को तंग करके जो है कुछ हासिल हसूल नहीं होगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा आपने माहिन। और बस इसी के साथ मैं भी ये कहूँगी कि अगर आपका कोई सवालात हैं, आपका कोई फीडबैक है, तो ज़रूर हमें फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम या जो भी हमारा अवेलेबल पोर्टल है, उस पे मैसेज करिएगा। बिल्कुल। और खुशबक, अगर आपके पास कोई और चीज़ ऐड करने को नहीं है तो मैं ये एपिसोड खत्म कर सकती हूँ। हाँ जी, आई थिंक हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया है जो हमें करना था। बाकी आपने जो बिल्कुल कहा कि बहुत केयरफुल होना पड़ता है, होना चाहिए और पूरा निकाहनामा को भी रीड करना चाहिए। तो